दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण सीटेट सुपरटेट के लिए क्विज के रूप में लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं श्रृंखला को। दोस्तों स्टडी 91 में पेट सुपरटेट हिंदी का इंडिविजुअल क्लास और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच 200 चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप ले सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, श्रृंखला का पहला प्रश्न है, आकार के कितने भेद होते हैं? आकार के कितने भेद होते हैं? सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 1 का कौन सा विकल्प सही होगा? आकार के कितने भेद होते हैं? 12 भेद, 18 भेद, 10 भेद या 2 भेद? तो आकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 18 भेद होते हैं। यानी कि आ के कितने भेद होंगे दोस्तों? तो आ के 18 प्रकार होते हैं या 18 भेद होते हैं। आ के 18 भेद होते हैं। इन्हीं भेदों को दोस्तों आइए एक बार हम देख लेते हैं कैसे आके 18 भेद होते हैं। 18 भेद कैसे होते हैं दोस्तों आके? दोस्तों अगर आके हर्ष आके अगर हम भेद करें, पहला भेद, दूसरा भेद और तीसरा भेद, तो ये होता है ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, प्लुत। और दोस्तों ये तीनों भेद उच्चारण की दृष्टि से, समय की दृष्टि से किए गए या मात्रिक दृष्टि से किए गए। किस दृष्टि से? मात्रिक दृष्टि से कि एक ह्रस्व स्वर को उच्चरित करने में कितना समय लगता है। तो मात्रा की दृष्टि से उच्चरित करने में लगा समय, उसके आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर दोस्तों एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक होता है और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। दोस्तों ये हुए स्वर के 3 भेद। अगर दोस्तों इस ह्रस्व स्वर के भी भेद करें तो 3 भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है दोस्तों उदात्त, पहला भेद होता है उदात्त। और दूसरा भेद होता है अनुदात्त, अनुदात्त। और तीसरा भेद होता है स्वरित, स्वरित। इस तरह से दोस्तों ह्रस्व स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद हुए। इसी तरह से दीर्घ स्वर के भी दोस्तों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भेद होगा उदात्त, उदात्त। दूसरा भेद होगा अनुदात्त, अनुदात्त। और तीसरा भेद होगा स्वरित, तीसरा भेद होगा स्वरित, स्वरित। इसी तरह से प्लुत के भी दोस्तों 3 भेद होंगे, प्लुत के भी 3 भेद होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होगा उदात्त, दूसरा होगा अनुदात्त, अनुदात्त और तीसरा होगा स्वरित, तीसरा होगा स्वरित। तदुपरांत दोस्तों उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भी अनुनासिक और अननुनासिक भेद होते हैं। उदात्त के 2 भेद हुए, पहला, दूसरा। पहला हुआ दोस्तों अनुनासिक, अनुनासिक। और दूसरा होता है अननुनासिक। इसको दोस्तों हम आ, ना और नु, अननु करके छोड़ देते हैं, अर्थ हुआ अननुनासिक। अनुदात्त के भी दोस्तों 2 भेद होंगे, पहला अनुनासिक होगा, इसको हम अनु लिख करके छोड़ दे रहे हैं जिससे तात्पर्य हुआ अनुनासिक। और दूसरा अननुनासिक होता है, तो इसको आ, ना
और नु लिख करके, यानी कि अनुनासिक भेद, अनुनासिक भेद, अनुनासिक भेद। तदुपरांत स्वरित के भी दोस्तों दो भेद हुए, पहला अनुनासिक हुआ और दूसरा अनुनासिक हुआ, दूसरा अनुनासिक हुआ। इस तरह से स्वरित के भेद अगर देखें दोस्तों तो अनुनासिक, 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 ये ह्रस्व स्वर के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद हुए। उदात्त के अनुनासिक अनुनासिक भेद, अनुदात्त का अनुनासिक अनुनासिक भेद, स्वरित का अनुनासिक और अनुनासिक भेद। इसी तरह से उदात्त के भी दोस्तों दो भेद होंगे दीर्घ उदात्त के, पहला होगा अनुनासिक और दूसरा भेद होगा अनुनासिक, अनुनासिक। अनुदात्त के भी दोस्तों दो भेद होंगे, पहला होगा अनुनासिक, अनुनासिक और दूसरा होगा अनुनासिक, अनुनासिक। स्वरित के भी दोस्तों दो भेद होते हैं, पहला होगा अनुनासिक और दूसरा होगा अनुनासिक, अनुनासिक। तदुपरांत दोस्तों प्लुत उदात्त के भी दो भेद, पहला अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक, अनुनासिक। अनुदात्त के भी दो भेद, पहला अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक, अनुनासिक। स्वरित के भी दोस्तों दो भेद, पहला अनुनासिक, अनुनासिक और दूसरा भेद होता है दोस्तों अनुनासिक, अनुनासिक। इस तरह से दोस्तों अगर हम भेद प्रभेद वर्णन देखें तो ह्रस्व स्वर के दोस्तों कुल 6 भेद हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ह्रस्व स्वर के दोस्तों 6 भेद हो गए। दीर्घ स्वर के भी दोस्तों 6 भेद हो गए और प्लुत स्वर के भी 6 भेद हो गए। तो इस तरह से 6 + 6 + 6 बराबर 18 भेद किसके हुए दोस्तों, आ के हुए। इस तरह से 18 भेद होते हैं दोस्तों। इसको हम लोग विस्तृत तौर पर प्रयत्न के अंतर्गत पढ़ेंगे, जहां उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद बाह्य प्रयत्न का किया गया है। इस तरह से दोस्तों आकार के कितने भेद होंगे, आकार के 18 भेद होते हैं। इसी तरह से आ के अतिरिक्त ई उ री, ई उ री, इन तीनों के भी दोस्तों 18 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 18 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, री वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। दोस्तों री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। आइए दोस्तों सूत्रों को देख लेते हैं। दंत स्थानीय सूत्रों को अगर देख लें तो दंत स्थानीय सूत्र है री तुलसा नाम, री तुलसा नाम दंताः, दंताः। और कंठ का है दोस्तों अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम, विसर्जनीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। ओष्ठ का सूत्र होगा दोस्तों उपुपधमानीया नाम, उपुपधमानीया नाम, नीया नाम ओष्ठौ, उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ। और मूर्धा, क्षमता दोस्तों री का मूर्धा, री का मूर्धा होगा तो डी विकल्प सही होगा। ये तो कंठ पे लग गया, यानी कि ये गलत है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। ये निशान जो दोस्तों लगा ये री का मूर्धा होना चाहिए। तो री टुरसाड़ाम, री टुरसाड़ाम, री टुरसाड़ाम मूर्धा, मूर्धा। अर्थात री टू का अर्थ होता है टा वर्ग, रा और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यहाँ री का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो विकल्प डी सही उत्तर होगा मूर्धा, विकल्प डी सही उत्तर होगा मूर्धा। दोस्तों उत्तर देते चलिए और प्राय सभी दोस्तों का
डी विकल्प आ रहा है और बिल्कुल सही उत्तर है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है, 4 है, 7 है या 11 है? मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। मूल स्वरों को अगर देख लें दोस्तों तो आ, ई, उ, री, ली, ये दोस्तों मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। इसके अतिरिक्त दोस्तों इन्हीं को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। यही ह्रस्व स्वर भी हैं, ह्रस्व स्वर भी हैं। अगर दोस्तों इन्हीं मूल स्वरों को हम देख लें तो ये मूल स्वर दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के 2 सूत्रों में वर्णित हैं। माहेश्वर सूत्र में प्रथम और द्वितीय सूत्र में वर्णित है। द्वितीय सूत्र में वर्णित है, जिसमें पहला सूत्र है दोस्तों आ, ई, उ, ड़ और दूसरा सूत्र है री, ली, के। दूसरा सूत्र है री, ली, के। इसमें दोस्तों अगर हम इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ दें तो आ, ई, उ, री और री यही दोस्तों मूल स्वर हैं। यही क्या हैं? मूल स्वर हैं। तो इस तरह से दोस्तों मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। और दोस्तों का जवाब भी विकल्प ए सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र है दोस्तों कौन सा? आदिरंतेन सहेता तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम कादियो मावसानाः हलो अनंतराः संयोगः। तो दोस्तों यहाँ आदिरंतेन सहेता ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम दोस्तों सवर्ण करने वाला सवर्ण संज्ञा है। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है, सवर्ण संज्ञा करता है। कादियो मावसाना दोस्तों ये स्पर्श के लिए कहा गया है। कादियो मावसाना स्पर्शाः और हलो अनंतराः संयोगः ये संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इस तरह से दोस्तों प्रत्याहार संज्ञा करने वाला आदिरंतेन सहेता। आइए दोस्तों देख लेते हैं आदिरंतेन सहेता सूत्र को। आदिरंतेन सहेता सूत्र का विन्यास करेंगे दोस्तों। बनेगा आदि अंतेन शः इता अर्थात आदि वर्ण अंतिम इत्संज्ञक वर्णों के साथ मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ आदि वर्ण मध्य वर्ण का भी बोधक होता है। आदि वर्ण मध्य वर्ण का भी बोधक होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आदिरंतेन सहेता। दोस्तों अगर प्रत्याहार शब्द को हम देख लें, प्रत्याहार शब्द को देख लें तो ये प्रत्याहार शब्द है प्रति प्लस आंग उपसर्ग है। आंग प्रति प्लस है आंग उपसर्ग और ह्री धातु तथा घय प्रत्यय
जिसका अर्थ होता है दोस्तों संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण, जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण। तो इस तरह से दोस्तों प्रत्याहार संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया। आइए दोस्तों एक बार दोस्तों लिंक को शेयर कर दीजिए। संख्या आपकी दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए जी। बिल्कुल, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आदिरंतेन संहिता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच प्रारंभ है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पेट 2022 का नया बैच भी प्रारंभ है, जिसमें दोस्तों आपको अगर अप्लाई कूपन पेट 91 करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अगर कोई समस्या होती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पा फा ध्वनि को क्या कहा जाता है? पा फा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बल्कि अर्ध विसर्ग से युक्त पाफा होगा। दोस्तों ये है ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिह्वा मूलक कहा जाता है, उपदमानी कहा जाता है, उदात्त कहा जाता है या अनुदात्त कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों बताइए। प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो अगर जिह्वा मूलक वर्णों को देखें दोस्तों तो अर्ध विसर्ग से युक्त का और खा ये जिह्वा मूली वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिह्वा मूली वर्ण कहलाते हैं। जिह्वा मूली वर्ण कहलाते हैं। जिह्वा मूली वर्ण। अर्ध विसर्ग प्रागर्ध है, या कहें कि प्रागर्ध है, कखाभ्याम प्रागर्ध है। का और खा के पहले अर्ध विसर्ग होने पर उसे क्या कहा जाएगा? जिह्वा मूली कहा जाएगा या जिह्वा मूल कहा जाता है। तो जिह्वा मूली वर्ण होते हैं अर्ध विसर्ग से युक्त का और खा। उपदमानी जो होते हैं दोस्तों वह अर्ध विसर्ग से युक्त पा और फा। इसीलिए कहा गया कि प्रागर्ध विसर्गो पफाभ्याम। पा और फा ये दोनों अगर अर्ध विसर्ग, इनके पूर्व में अर्ध विसर्ग हो तो इसे ही दोस्तों क्या कहा गया? उपदमानीय कहा गया। उपदमानीय कहा गया, उपदमानी। और उदात्त का सूत्र दोस्तों अगर हम लोग देखें तो उदात्त बाह्य प्रयत्न में है, उच्चैर उदात्तः इसका सूत्र है। उच्चैर उदात्तः अर्थात कंठ, तालु आदि के उच्च भाग से बोला जाने वाला स्वर, कंठ तालु आदि के क्षमता दोस्तों, कंठ तालु आदि के उच्च भाग से बोला जाने वाला स्वर, कंठ तालु आदि के उच्च भाग से बोला जाने वाला स्वर उदात्त कहलाता है। अनुदात्त किसे कहते हैं दोस्तों? नीचैर अनुदात्ता। नीचैर अनुदात्ता अर्थात कंठ तालु आदि के निचले भाग से उच्चरित स्वर अनुदात्त कहलाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि पा और फा के पूर्व अगर अर्ध विसर्ग का चिन्ह है तो यह है उपदमानी कहलाएगा, यानी कि बी विकल्प सही उत्तर है। और दोस्तों का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की कम वायु का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं, उपयोग होता है
वो महाप्राण हैं, अल्प प्राण हैं, नाद या घोष हैं। क्या है दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। कह रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की कम वायु का यानी कि अल्प मात्रा में प्राणवायु का प्रयोग जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं। तो महाप्राण में दोस्तों अधिक मात्रा में प्राणवायु, अधिक मात्रा में प्राणवायु निकलती है, और अल्प प्राण में दोस्तों कम मात्रा में प्राणवायु निकलती है। नाद किसे कहते हैं और घोष किसे कहते हैं दोस्तों, नाद किसे कहते हैं, घोष किसे कहते हैं, इसके लिए दोस्तों अगर केवल 2 सूत्रों को याद रखिए, हसः संवारो नादा घोषाश्च। क्या कहते हैं, हसः संवारो नादा घोषाश्च। किसे कहेंगे, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, नाद और घोष कहते हैं। इसका सूत्र दोस्तों देख लें तो हसः संवारा नादा घोषाश्च। खरो विबारा श्वासा घोषाश्च हसा संवारा नादा घोषाश्च। यानी कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को संवार कहते हैं, उसी को नाद कहते हैं, और उन्हीं वर्णों को घोष कहते हैं। यहाँ नाद और घोष से तात्पर्य दोस्तों हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों से है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की कम यानी कि अल्प प्राण, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, अल्प प्राण कहेंगे। बी विकल्प सही है। और अल्प प्राण के लिए दोस्तों कम मात्रा के लिए हम कहते हैं 135 यड़ अल्प प्राण होते हैं, 135 यड़ अल्प प्राण होते हैं या कहलाते हैं। और 24 शल ये महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो 24 शल महाप्राण कहलाते हैं, 24 शल महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ 135 और 24 से तात्पर्य है हिंदी वर्णमाला में वर्णित प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा शल यानी कि ऊष्म में। शल से तात्पर्य क्या है दोस्तों, शल से तात्पर्य है ऊष्म व्यंजन, और यड़ से तात्पर्य है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन तथा 135 यड़ से तात्पर्य हुआ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णित प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या वराला अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। दोस्तों चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए रेखांकन करना पड़ेगा दोस्तों, रेखांकन करना पड़ेगा। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र तथा युक्तम चानीप्सितम कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया अकथितम च। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ए सही उत्तर है। सूत्र कहता है तथा युक्तम, अर्थात जो वाक्य कहा जा रहा है उससे युक्त उसी प्रकार हो। किस प्रकार, जिस प्रकार कर्तुरीप्सितमं कर्म है, जिस प्रकार कर्ता का ईप्सितम कर्म कहलाता है उसी तरह से, लेकिन
कह रहे हैं कि अनीप्सितम, अनीप्सितम मतलब हुआ न ईप्सितम इति अनीप्सितम, अर्थात जिसको ना चाहा जाए, ना चाहते हुए भी दोस्तों जो ईप्सित की तरह, ईप्सित की तरह है तथा युक्तम है, उसी से जुड़ा हुआ है, ईप्सित के समान है, ईप्सित से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को अनीप्सित कहते हैं। और इस अनीप्सित की का भी कर्म संज्ञा होता, जैसे ग्रामम गच्छन त्रिडम स्पृशति, गांव जाता हुआ, गांव जाता हुआ त्रिडम स्पृशति। यहाँ दोस्तों गांव जाना, गांव जाना यह स्पृशति, यह क्षमता, गांव जाना दोस्तों यह ईप्सित है। किसी भी कर्ता का गांव जाना ईप्सित है, ना कि तिनके को स्पर्श करना। लेकिन गांव जाते समय यानी कि कर्ता के द्वारा ईप्सित गांव जाना जिसमें कर्म है, उसी कर्म से चिपका हुआ है त्रिडम। यानी कि कोई व्यक्ति गांव जा रहा है और उसका उद्देश्य, उसका ईप्सितम है गांव जाना, लेकिन गांव जाते समय वह अपने ईप्सित कर्म के साथ में क्या करता है, तिनके को भी स्पर्श करते हुए जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रास्ते से जा रहा है, रास्ते से जा रहा है तो जाना उसका ईप्सित है कि वह अपने गांव जाएगा, अपने घर जाएगा, अपने विद्यालय जाएगा या XYZ कोई भी स्थान जाना चाहता है, वह उसका ईप्सितम कहलाया। उसमें द्वितीया विभक्ति हुई किस सूत्र से, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। जैसे यहाँ ईप्सितम है ग्रामम, ग्रामम यहाँ ईप्सितम है, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हुई और द्वितीया कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गया, ग्रामम बन गया। लेकिन जो उसका अनीप्सित था, जिसे वह नहीं चाह रहा था, वह भी इसी से, इसी ईप्सित की तरह चिपका हुआ है वाक्य में। इसीलिए दोस्तों अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। क्या होगा दोस्तों, उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी बात, जैसे तथा युक्तम चानीप्सितम, त्रिडम यहाँ दोस्तों अनीप्सित है, यानी कि चाहा नहीं जाता, वह चाहता नहीं है कि वह तिनके को छुए, लेकिन जाते समय अपने ईप्सित कर्म को करते समय वह तिनके को भी स्पर्श करता हुआ जाता है। तो तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति, त्रिडम में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, कर्म संज्ञा करने वाला कर्म करता है दोस्तों, क्या करता है, कर्म करता है और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस तरह से दोस्तों ईप्सित और अनीप्सित दोनों की कर्म संज्ञा हुई। ईप्सित की कर्म संज्ञा हुई कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से, अनीप्सित की कर्म संज्ञा हुई, अनीप्सित की कर्म संज्ञा हुई किससे, तथा युक्तम चानीप्सितम, और द्वितीय विभक्ति किससे होगा, कर्मणि द्वितीया से। तो इस तरह से दोस्तों त्रिडम यहाँ अनीप्सित है, इसलिए तथा युक्तम चानीप्सितम से त्रिडम की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से त्रिडम में द्वितीय विभक्ति आया। जबकि ग्रामम यहाँ कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से कर्ता का ईप्सित तम है, इसलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति, क्षमता दोस्तों, ग्रामम में यहाँ कर्म संज्ञा हुआ और कर्मण द्वितीया से ग्राम में द्वितीय विभक्ति होके ग्रामम बना। तो दोस्तों इस वाक्य में ग्रामम ईप्सित है और यह है यानी कि ग्रामम में किस सूत्र से होगा दोस्तों, तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, और त्रिडम की किससे होगी दोस्तों, तो अनीप्सित होने के कारण तथा युक्तम चानीप्सितम से होगी। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। और कर्मणि द्वितीया अकथितम च, कर्मणि द्वितीया से ही इसमें दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ए सही उत्तर है। अगला है दोस्तों चौराद विभेति, चोर से अर्थात चोर से डरता है। वाक्य में चौराद पद में पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। अकथितम च भीतरार्थानां भय हेतु एनांग विकारः ध्रुवम पाये अपादानम। दोस्तों अकथितम च ये कहता है अकथित, कथित और अकथित, द्वितीय विभक्ति में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था
कि जो 16 धातुएं द्विकर्मक होती हैं, अकथित हैं, जो किसी अन्य के द्वारा कही गई थी, वह अकथित होने पर भी अप्रधान या कहते हैं दोस्तों प्रधान और अप्रधान, प्रधान और अप्रधान। यहाँ दोस्तों अकथित से है जिसे कहना नहीं चाहता है, कर्ता जिसे कहना नहीं चाहता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। और 16 धातुओं के योग में, 16 धातुओं के योग में जो कि द्विकर्मक होती हैं उसमें अकथितम च से द्वितीय विभक्ति होता है। भीतरार्थानां भयेतु, यहाँ दोस्तों भी और त्रय, भी का अर्थ होता है डरना और त्रय का अर्थ होता है रक्षा करना। भीतरार्थानाम, भी और त्रय तथा इस अर्थ वाली धातुओं में दोस्तों जो भय का हेतु होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तो पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। एनांग विकारा में दोस्तों विकारी के जिस अंग में विकार का होना पाया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? उसमें तृतीया विभक्ति होती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। और ध्रुवम पाए अपादानम, अवधिभूत या निश्चित जो है दोस्तों वहां से अपाय या विश्लेष होने को क्या कहेंगे? अपाय को ही कहते हैं ध्रुवम पाए, ध्रुव से अलगाव जहाँ हो जाए, अवधिभूत से जहाँ अलगाव होता है उसको ही अपादान कहते हैं। और अपादाने पंचमी से दोस्तों इसमें पंचमी विभक्ति होती है। किस कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो चौरात विभाग में, चौरात विभेति वाक्य में चौरात पद में पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र होगा भीतरार्थानां भय हेतु, विकल्प बी सही उत्तर होगा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यूपी SSSC पेट का नया बैच प्रारंभ है जिससे दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप अप्लाई कूपन पेट 91 अप्लाई करते हैं बैच को लेते समय। साथ ही साथ दोस्तों सुपर टेट का भी बैच प्रारंभ है जिसमें वीडियो क्लासेज, चैप्टर वाइज टेस्ट और PDF स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप सुपर टेट का बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है विसड़वे में संधि किस सूत्र के अनुसार होगी? एचो यवायावः वान्तोई प्रत्यय वृद्धिरादयिच इको यडचि, किस सूत्र से होगा दोस्तों? एचो यवायावा, विसड़वे से विसड़ु धन ई क्या बनेगा दोस्तों? विसड़ु प्लस ए क्या बन जाएगा? विसड़वे, यानी कि एचो यवा यावा से विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों बालको हसति में किस सूत्र के अनुसार संधि की जाती है? आद गुणा से, अतोरोर प्लुताद प्लुते से, हसी च से, सजसोरुह से। बालको हसति में दोस्तों किससे की जाएगी? हस से, किस हसी चा सूत्र से की जाएगी। किससे की जाएगी? हसी चा सूत्र से किया जाएगा, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 का अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। शास्त्र निपुणः में समास है, कौन सा समास? दोस्तों आप विकल्प का उत्तर आप लोग देते चलिए, कौन सा विकल्प सही होगा आप विकल्प का उत्तर देते चलिए। शास्त्र निपुणः में समास है द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो शास्त्र निपुणः का विग्रह क्या होगा दोस्तों? शास्त्रे निपुणः, शास्त्रे निपुणः, जो शास्त्र में निपुण है, शास्त्रे निपुणः इति शास्त्र निपुणः, शास्त्र में जो निपुण है। और ये दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण होगा। किसका होगा? सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों वधू का प्रथमा एक वचन का रूप होगा। वधू का प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा दोस्तों? वधूः, वध्वोः, वध्वई, वध्वौ। कौन सा रूप सही होगा दोस्तों? रूप चलता है दोस्तों वधूः, वधूम, वध्वा, वध्वौ, वध्वा, वध्वा, वध्वाम, वधू रूप चलता है। तो
प्रथमा एक वचन का रूप होगा दोस्तों वधू। क्या होगा? वधू, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा। वधू रूप किस में बनेगा? प्रथमा एक वचन में बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों लेखपाल के लिए ग्राम समाज और विकास, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित कॉम्बो ऑफर के तहत दोस्तों ये पुस्तकें आपको मिनिमम प्राइस पर दी जा रही हैं दोस्तों। और एक सुविधा आपको और भी दी जाती है कि आपको होम डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त हो सकती है। अगर दोस्तों आप ये पुस्तक लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप बुक कर सकते हैं। अगला दोस्तों है वीडियो का विगत परीक्षा का दोस्तों हल प्रश्न पत्र, साथ ही साथ इसके साथ एक मॉडल टेस्ट पेपर फ्री दिया जाता है दोस्तों। और ये भी सुविधा दोस्तों आपको घर बैठे होम डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, आप बुक कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्य प्रतिकृतिः वा कथं प्रयोगः क्रियते। विकल्प ए है एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पनानाम् अवबोधे साहाय्यं करोति। बी विकल्प पाठस्य रचना कठिना भवति किन्तु तस्य चित्राणाम् अंकनं सरलम्। पाठ्यपुस्तकेषु पाठेषु च प्रतिकृतीनाम् उपस्थितेः इदानीं चलनम् अस्ति। एतत् पाठ्यपुस्तकम् आकर्षकम्, ये पुस्तकम होना चाहिए दोस्तों, पुस्तकम आकर्षकम करोति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो कस्मिंश्चित् पाठे किसी पाठ में उपस्थित चित्र का प्रतिकृति वा या कथम प्रयोगः क्रियते, या उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पना नाम अवबोधे सहायम करोति। यह पुस्तक के जो किसी भी पाठ में जो चित्र रहता है, प्रतिकृति रहता है, वो करता क्या है दोस्तों? यह पुस्तक के अदृश्य संकल्पना नाम, ऐसी संकल्पनाओं का जो दृश्य नहीं है उस संकल्पनाओं के अवबोध में सहायता करता है, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा। और दोस्तों का जवाब भी विकल्प ए सही आ रहा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुम शिक्षका कुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम। अभिव्यक्ति शब्द विधि हस्ताक्षरम व्याकरणम। छात्रान उत्कृष्ट लेखकान, छात्रों को उत्कृष्ट लेखक के लिए कर्तुम, यानी कि लेखक करने के लिए, लेखन कार्य करने के लिए शिक्षका कुत्र, शिक्षक को कहाँ, अधिकम ध्यानम दद्यात्, अधिक ध्यान देना चाहिए, यस्य जिसका, महत्वम सर्वाधिकम, जिसका महत्व सर्वाधिक होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों छात्रों को अगर उत्कृष्ट लेख लिखना हो तो लेख लिखने के लिए शिक्षक को ऐसे किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो या सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। अभिव्यक्ति होनी चाहिए, शब्द विधि होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? व्याकरण होना चाहिए। व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों डिस्लेक्सिया इत अस्ति। ये दोस्तों अधिगम समस्या से संबंधित प्रश्न है। डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो डिस्लेक्सिया दोस्तों किससे है? पठन विकार से है दोस्तों। डिस्लेक्सिया किससे होता है? डिस्लेक्सिया पठन विकार से। अधिगम में समस्या का उत्पन्न होना विकार कहलाता है दोस्तों। सीखने में दोस्तों कभी कभार जैसे पढ़ने में विकार उत्पन्न हो या डिस्लेक्सिया पठन विकार या लिखने में विकार उत्पन्न हो जाए या गणितीय संगणना आप ना कर सके, तो इसलिए दोस्तों इसको पढ़ने में लिखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, या जब आप देखते हैं गणितीय समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इसी को विकार के नाम से जाना गया। तो इस तरह से डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? पठन विकार से है। गणित से होगा दोस्तों डिसकैलकुलेसिया। इस तरह से विकल्प भी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 18 का
एंड दोस्तों जो गणितीय जो विकार अधिगम से संबंधित हैं, जिसे आप डिस्ग्राफिया कह सकते हैं, जिसे आप डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसे आप डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसअफेंजिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको तैयार करना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 18 का बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्षमता दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 के बाद ये 15 होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। एक पाठ को पढ़ते समय नीचे लिखे हुए विकल्पों में से क्या सबसे आवश्यक है। पाठ का अर्थबोध, शीघ्रतया पठनम, शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, विराम चिन्हानां शुद्धतया प्रयोगः। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 16 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो पाठ का अर्थबोध होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 का पाठ को पढ़ते समय पाठ के अर्थ का बोध होना चाहिए, अर्थात पाठस्य अर्थावबोधः। विकल्प ए 16 का सही उत्तर होगा। दोस्तों हिंदी की इंडिविजुअल क्लास जो कि हिंदी व्याकरण के रूप में नितिन सर द्वारा ली जाती है। दोस्तों यह व्याकरण की क्लास है, किसी भी महत्वपूर्ण अगर आप देखें दोस्तों तो एग्जाम के लिए जो कि हिंदी से संबंधित है उसके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप हिंदी व्याकरण का क्लास आप लेना चाहते हैं, नया बैच प्रारंभ है, आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तासा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलं ददाति। शब्द भंडार वृद्ध्यर्थम तया कः उपायः अवलंबेत। करें द्वितीय कक्षा की शिक्षिका तासा छात्रों में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए बहुबलम ददाति, अत्यधिक बल देती है। शब्द भंडार विद्यर्थम, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए, तया उसके द्वारा अर्थात तासा के द्वारा, कह उपाय अवलंबित किस उपाय का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येकम नूतनस्य कठिनस्य व शब्दस्य कृते छात्राः शब्दकोशं पश्यन्तु। छात्राः पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकनं कुर्वन्तु तथा च तान् कंठस्थीकुर्वन्तु। नूतन पाठस्य पठनात् पूर्वं छात्रैः सर्वे शब्दाः स्मर्तव्याः और दत्त संदर्भे छात्राः नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वन्तु। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा दिए गए प्रश्न का। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न का प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। छात्राः पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकनं कुर्वन्तु तथा च तान् कंठस्थीकुर्वन्तु। इस तरह से प्रश्न संख्या 17 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। और दोस्तों का जवाब भी दोस्तों चूँकि समय जो है थोड़ा सा अभाव समय का है, इसलिए दोस्तों हम लोग शीघ्र कर रहे हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षायां भाव भंगिमया अभिव्यक्तया च सह एकां बहुरुचिकरां कथां श्रावयति। ततः अनन्तरं सा कश्चन छात्रान् तां कथां स्वशब्दैः पुनः कथयितुं निर्दिशति एवं सा आकलनं करोति। द्वितीय कक्षा की शिक्षिका कक्षा में भाव भंगिमा के द्वारा अव्यक्त्या च और अव्यक्ति के द्वारा साथ है एकाम बहुरुचिकराम एक अत्यधिक रुचिकर कथां श्रावयति कथा को सुनाती है। ततः अनंतरम उसके बाद वह किसी छात्र से उस कथा को स्वशब्दैहि अपने शब्दों के द्वारा या अपने शब्दों से पुनः फिर कथयितुम निर्दिशत कहने के लिए निर्देश देती है। एवं सा आकलनम करोति इस प्रकार वह आकलन करती है। किसका?
पठनावबोधस्य, लेखनावबोधस्य, श्रवणावबोधस्य, संभाषण अवबोधस्य। धा है दोस्तों ये अवबोधस्य। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इसमें पठन का अवबोध यानी कि पढ़ने से संबंधित क्या अवबोध किया गया, क्या सीखा गया, इसका आकलन करना चाहती है। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखनम अस्ति, लेखनम प्रक्रिया अस्ति न तो हस्ताक्षराभ्यासः, यानी कि बी विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प सही उत्तर होगा और दोस्तों का जवाब भी बी विकल्प सही उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्राणाम लेखन कौशलस्य आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानं दद्यात्। शुद्ध वर्तन्याम व्याकरण दृष्टया होना चाहिए दोस्तों, व्याकरण दृष्टया शुद्ध वाक्य रचनायाम विचाराणाम अव्यक्तौ आलंकारिक भाषा प्रयोगस्य उपरि। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 20 का तो विचारों की अभिव्यक्ति में, विचारों की अभिव्यक्ति में सी विकल्प सही उत्तर होगा। विचारों की अभिव्यक्ति में। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, पठन पूर्व कार्याणि सन्ति पाठे प्रयुक्तानां व्याकरण नियमानां व्याख्यानं विद्यार्थिनां पठनावबोधस्य आकलनं पाठ संबद्धस्य पूर्वज्ञानस्य उद्बोधनेन छात्राणां सञ्जीकरणं कठिन शब्दानां अर्थ सूचनम, कठिन शब्दानां अर्थ सूचनम। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 21 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 21 का पठन पूर्व कार्याणि, यानी कि पढ़ने के पहले जो कार्य किया जाता है वह कठिन शब्दों के अर्थ का सूचन करना, यानी कि अर्थ जानना। किसी भी पढ़ने के पूर्व आप जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ जानना, यह है प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। विकल्प डी सही उत्तर होगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा विकल्प डी और प्रायः दोस्तों का जवाब डी विकल्प होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प सही उत्तर होगा। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स है जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हैंड रिटन ई बुक्स दोस्तों उपलब्ध है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों या लेना चाहते हैं तो स्टडी 91 के ऐप में जा करके या दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप बुक को ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को किया दोस्तों। आज लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा और मिलते हैं कल सायंकाल 7 बजे। सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।